करवाते। जब वो चुनकर आता है तो पार्लियामेंट में ओबीसी के जातीय दल गिनती का विरोध करता है। ये किसी को समझ में नहीं आता। जो शेड्यूल कास्ट का आदमी रिजर्व सीट पर चुनकर जा रहा है, शेड्यूल टाइप का आदमी रिजर्व सीट पर चुन के जा रहा है, उसको ओबीसी के रिजर्व सीट पर ओबीसी का आदमी चुनकर जाना चाहिए और ऐसी ही सीटें रिजर्व सीट ओबीसी को होनी चाहिए। इसका विरोध करने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं होना चाहिए। जब उसको रिजर्वेशन मिल रहा है तो दूसरे के रिजर्वेशन का विरोध करने की क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, फिर भी विरोध करता है। क्यों करता है? कांग्रेस उसको कहती है विरोध करना, बीजेपी उसको कहती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को विरोध करना है। ये उसका ओपिनियन थोड़ी है। अब वो पार्लियामेंट में विरोध क्यों करता है? क्योंकि अगले चुनाव में उसको कांग्रेस से और बीजेपी से टिकट चाहिए। अगर मान लो कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया तो चुनाव के पहले चुनाव हार जाता है। चुनाव दो बार होता है, एक बार पार्टी टिकट दे दे और दूसरी बार जनता उसको वोट दे दे। अगर पार्टी ने ही टिकट नहीं दिया तो फिर तो वही सब उसका समाप्त हो गया मामला। अगर टिकट दिया तो वोट का मामला खड़ा होगा। इसलिए साथियों, ये जो गवर्निंग सिस्टम है देश का बनाया गया, संख्या हमारी है मगर इलेक्शन का जो सिस्टम डेवलप किया गया है उसमें बहुसंख्याक समाज के लोग चुनकर ना जाए, इसकी भी व्यवस्था कर दी। इसलिए इस देश के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान है, ये घोषित करने के बाद भी राज ब्राह्मणों का होने की वजह से इक्वलिटी बिफोर लॉ संविधान का भारत में लागू नहीं। और इस वजह से हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो नहीं रहा है। तो हमको क्या करना होगा? हमारी पार्टी होनी चाहिए और हमें संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करना चाहिए? कि हम लोग अपनी पार्टी खड़ा करेंगे, अपना संगठन खड़ा करेंगे, अपना उद्देश्य रखेंगे, अपनी विचारधारा रखेंगे और ब्राह्मणों के किसी पार्टी के द्वारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी माइनॉरिटी का कैंडिडेट अगर खड़ा कर दिया जाए तो उसको संकल्प करना चाहिए कि उसको किसी भी स्थिति में वोट नहीं डालेंगे। आपको कभी वोट डालने के लिए जबरदस्ती किया जाता है? मुझे तो मालूम नहीं है कि हमारे किसी आदमी को जबरदस्ती वोट करने के लिए कहा जाता है। जब जबरदस्ती वोट करने के लिए कहा नहीं जाता है तो जब हमारी संख्या ज्यादा है तो हमें अपने बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत ये पांचों साधन आज हमारे लोगों के पास है। बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, समय है, श्रम है, ये पांचों साधन हमारे पास है और अपने बल पर अपना संगठन खड़ा कर सकते हैं, अपनी पार्टी खड़ा कर सकते हैं। अपने लोगों को कांग्रेस, बीजेपी और ब्राह्मणों को टिकट मांगने के बजाय अपनी पार्टी बनाकर अपना टिकट ले सकते हैं। ब्राह्मणों को टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, हम अपनी ही टिकट पैदा कर सकते हैं, अपने ही लोगों को टिकट दे सकते हैं। और ऐसा करें तो हर चुनाव क्षेत्र में 85% वोट है। पिछारी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी यूपी की तो उसको 30% वोट पड़े। 403 विधानसभा में 207 विधानसभा की सीटें मायावती ने 30% से जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जब तीन मजबूत पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और हमारी पार्टी, मान लो कल्पना करने को कितना पैसा लगता है? मुफ्त की कल्पना नहीं कर सकते। ये मुफ्त की कल्पना क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये दिमाग की दरिद्रता है। हम लोग आर्थिक रूप से कम दरिद्री है, दिमाग से ज्यादा दरिद्री है। जो लोग दिमाग से ज्यादा दरिद्री होते हैं वो लोग आर्थिक रूप से
ज्यादा दरिद्री होते हैं। इसलिए हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया गया। जब पढ़ने लिखने का अधिकार हुआ, SC ST OBC के लोगों को भी अगर रोजगार करना है तो अमेरिका जाता है। अभी पढ़ा लिखा हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी जो है, जब पढ़ा लिखा हो गया अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, लंदन जाता है, ये गल्फ कंट्री जो मुसलमानों की है वहां जाता है, वहां कई कई लाख रुपया सैलरी कमाता है, 10-12 साल नौकरी करता है, करोड़पति हो जाता है, और करोड़पति होने के बाद फिर भारत आ जाता है। तो दिमाग की वजह से हमारे लोगों को दिमाग से दरिद्री रखा गया। दिमाग के दरिद्री रखने की वजह से बहुत बड़ी समस्या है, और इस वजह से साथियों हम लोगों को हमारे महापुरुषों के द्वारा सबसे ज्यादा शुरू से पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर दिया गया, और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके। और बाबा साहब अम्बेडकर के समय में उनके मुकाबले का, उनके बराबरी का कोई दिमाग रखने वाला आदमी नहीं था, तो उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। और जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी तो संविधान सभा में उनके चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? उनके पार्टी के, बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी के चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी का चुना हुआ बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ही थे। तो उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। क्यों? क्योंकि नेहरू को, गांधी को ऐसा लगा कि अगर हम लोग लिखने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये अकेला आदमी संविधान सभा में संविधान की ज्यादा जानकारी रखने की वजह से हर बार ऐसे संवैधानिक प्रश्न खड़ा करेगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी की जिम्मेदारी है। संविधान हमारे फेवर में है, संविधान हमारे फेवर में है, बहुमत हमारे विरोध में है। समस्या क्या है? आज की मनुस्मृति सारी की सारी हमारे विरोध में थी, तो देश का कानून ही हमारे विरोध में था। तो 26 जनवरी 1950 को देश का कानून हमारे समर्थन में हो गया। फिर क्या समस्या है? नॉन इम्प्लीमेंटेशन। नॉन इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट में हमारा मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, वो सारे के सारे नॉमिनेटेड है। उनको पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं दिया जाता। तो हम लोगों को उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर नहीं चलना चाहिए। हमारे लोग उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर चलते हैं। इस वजह से हमारा इंडिपेंडेंट संगठन नहीं बनता। अरे हमें इंडिपेंडेंट संगठन बनाने की क्या जरूरत है? हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट बगैर संगठन के चुनकर जाते हैं। ऐसे हमारे नालायक पढ़े लिखे लोग सोचते हैं। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नालायक पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं, अरे हमें संगठन बनाने की क्या जरूरत है? बगैर संगठन के हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, 1000 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं। हमें अपना संगठन बनाने की क्या जरूरत है? अरे कांग्रेस से चुनकर जाने वाला एमएलए एमपी नॉमिनेटेड है, नाम हमारा लेते हैं, बाप वो है। समझ में आता है? नाम शेड्यूल कास्ट का लेते हैं, नाम शेड्यूल ट्राइब का लेते हैं, नाम ओबीसी का लेते हैं, बाप वो है। नाम किसी का लेने का, बाप कोई और होने का, ऐसे संतान को, ऐसे औलाद को क्या कहते हैं? नाजायज औलाद। हाँ, हरामी की औलाद। तो ऐसे जो
हाँ, ये जो सिस्टम बनाया गया है मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए चुनने का, ये हरामी की औलाद चुनकर भेजने का सिस्टम है। भारत में मैं ये बात अकेला ही बोलता हूं और 22-25 साल से बोल रहा हूं, किसी एमएलए एमपी ने आज तक एफआईआर नहीं किया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की किसी क्योंकि ये बाबा साहब ने लिख कर रखा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अंडरटेक। ये किताब पढ़। ये लोग हमारे क्यों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या है? रियल रिप्रेजेंटेशन। हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारी केवल संख्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोकतंत्र है, संविधान है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। संविधान में सारे अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अमल करने का काम कौन करेगा? अमल करने का काम कौन करेगा? संविधान के जो ब्राह्मण विरोधी है उनके ऊपर संविधान के अमल करने की जिम्मेदारी नहीं लगाई जा सकती है, ना वो कर सकते हैं ना वो करे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को जो मौलिक बात समझाना चाह रहा हूं, अपना संगठन निर्माण करने की जरूरत है। अपना संगठन शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का, माइनॉरिटी का, 85% लोगों का, और अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजने की जरूरत है। हमें केवल सामाजिक बात नहीं करनी चाहिए, आर्थिक बात नहीं करनी चाहिए, हमें संगठन निर्माण करके व्यवस्था बदलने की बात करनी चाहिए। अगर आपकी दिल्ली में सरकार आई तो केंद्र सरकार का बजट कितना है? 50 लाख करोड़ है। किसी को समझ में कितना है आंकड़ा? है दिमाग पे जोर लगाओ। मेरे को समझ में नहीं आया तो भाई तुम लोगों को कैसे आएगा? मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं, 50 लाख करोड़। 3 बार बोलने से थोड़ा वो समझ आएगा, 1 बार बोलने से नहीं। 50 लाख करोड़। चलो ठीक, थोड़ा बहुत आ गया, ज्यादा झंझट में हम नहीं पढ़ना चाहिए। इतना बजट 1 साल का भारत सरकार, इतना पैसा भारत सरकार के पास जमा होता है 1 साल में। राज्य सरकार का अलग होता है, महानगर पालिका का अलग होता है, नगर पालिका का अलग होता है, जिला पंचायत का अलग होता है, तालुका पंचायत का अलग होता है, ग्राम पंचायत का अलग होता है। हर एक को टैक्स लगाने का अधिकार है और वो सारा पैसा 1 साल के लिए इकट्ठा होता है और एक ही साल में मार्च एंड तक खर्चा करना कंपलसरी है, बंधनकारक है। उसके बाद उसको बचा कर नहीं रख सकते, फिर अगले साल में पैसा आता है। इतना पैसा है और इतना पैसा हमारे पास आता है और इसके बावजूद भी हमारे लोगों की दरिद्रता है। पैसा जाता कहां? उन लोगों के नियंत्रण में सत्ता है, तो जिनके नियंत्रण में सत्ता है उनके नियंत्रण में बजट है, और जिनके नियंत्रण में बजट है वो निर्धारित करते हैं पैसा किसको बांटना चाहिए, किसके पास देना चाहिए, किसके हिस्से में लाना चाहिए, किसके हिस्से में नहीं आना चाहिए, वो निर्धारित करते हैं और वो बंदरबाट हो जाती है और उनको मिल जाता है। जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं। इसलिए मौलिक समस्या केंद्र की सत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए। 100 में 85 वोट हमारे हैं, 40 से ज्यादा की जरूरत नहीं है, 40% से ज्यादा की जरूरत नहीं। मायावती 30% मुख्यमंत्री थे। जब 3 पार्टियां होती है
35, 35, 35, 105%, 40% की जरूरत नहीं। तो 3 अगर मजबूत पार्टियां हो तो 35% में ही सेंट्रल में आपकी सरकार बन सकती है। 35 में 85% आपके हैं। हमारे लोग क्या सोचते हैं? काशीराम जी लोगों को ये बात समझाते थे, ऐसा ऐसा संकेत नहीं है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, फिर अपनी सरकार आ जाएगी, फिर अपना मुख्यमंत्री हो जाएगा, फिर अपना प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। काशीराम जी अपने लोगों को समझाते थे। लोग काशीराम जी से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। लोग काशीराम जी से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। वो क्या कहते थे? ऐसा नहीं, वो काशीराम जी को कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जो लोग काशीराम जी को कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, वो ज्यादा होशियार लोग थे, क्योंकि वो अपने पार्टी को वोट नहीं देते। उनको मालूम था कि साला मैं खुद ही हरामीपन करता हूँ, तो ये तो ईमानदारी पर निर्भर कर रहा है। काशीराम जी मानकर चल रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे, ज्यादा भी तो 35% वोट ईमानदार रहेंगे तो हो जाएगा। मगर जिनको वो समझाते थे वो खुद ही 50 साल से बेईमानी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, अपने ही लोगों को वोट देने का काम नहीं कर रहा है, तो उसको मालूम था ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लोग जो हरामीपन करते हैं वो उसी के शिकार है। अच्छा, उसके लिए वोट देने के लिए तलवार निकालना नहीं पड़ता। जैसे मैन के अंदर तलवार है, लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। वोट डालने के लिए एक ही आदमी लाइन लगाकर अंदर जाता है, जब बाहर नहीं आता दूसरा नहीं जा सकता, और वहां जाकर उसको क्या करना है? कोई तलवार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई चाकू छुरी बंदूक गोली चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये भी सारा बड़ा हैरान करने वाली बात है कि अंगूठा टेकने की क्यों जरूरत है? तो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोग अंगूठा टेक ज्यादा है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये अंगूठा टेकने का सिस्टम ठीक है। अंग्रेजों ने बाबा साहब को कहा था कि तुम्हारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं, तो क्या करोगे? अंगूठा टेकने का सिस्टम देखो। तो वोट हमारे लोगों को मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो हमारे लोग इतने होशियार, बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 साल से ज्यादा लड़ाई लड़कर वोट का अधिकार हासिल किया। यूरोप और अमेरिका में खून खराबा हुआ, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। अमेरिका यूरोप में केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था, केवल टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। हमारे लोगों को तो ये समझ नहीं, बताएंगे तो ये अजीब लगेगा। केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। पढ़े लिखे लोगों में से भी टैक्स पे करने वाले लोगों को वोट था, जो टैक्स पे नहीं करता उसको वोट का अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को अधिकार दिया। जानते हो कौन सा दिया? एडल्ट फ्रेंचाइज। कौन सा अधिकार? एडल्ट फ्रेंचाइज। आदमी बाबा साहब ने सोचा हमारे लोगों के घरों में बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद अनपढ़ रहता है, गंवार रहता है, और फिर वो 18 साल का होता है, 18 साल का होने के बाद भी अनपढ़ रहता है, 21 साल का होने के बाद भी अनपढ़ रहता है, गंवार रहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा अनपढ़ गंवार होने के बावजूद भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। टैक्स पे करने वाला हो तो भी होना चाहिए, टैक्स पे ना करने वाला हो तो भी होना चाहिए। तो नया तरीका ढूंढकर निकाला। क्या ढूंढकर निकाला? उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होगा।
हमारे देश में ऐसा होने के बाद इंग्लैंड मिला, हमारा देखा देखी इंग्लैंड मिला। दुनिया के कई देशों में एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश में लागू करने के बाद कई देशों में लागू हुआ। तो एक झटके में हमारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने शासक वर्ग में रूपांतरित कर दिया और हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा होते हैं। उन्होंने वोट का अधिकार शासक बनने के लिए उपयोग करने के बजाय 100, 500, 1000, 2000 में बेचना शुरू कर दिया। इतने साले नालायक लोग हमारे 100 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ने के बाद वोट का अधिकार हासिल किया। 100 साल तो हमारे लोगों ने उसको चुनाव आता है तो इस देश में चुनाव के दौरान लोगों को 1000, 2000, 5000 मिल जाता है और 8-10 दिन हमारे लोग 2 टाइम खाना खा लेते हैं। अगर चुनाव नहीं होता तो बहुत लोग मर जाते। तो चुनाव से बहुत लोगों को बहुत बार 2 बार खाने का मौका मिलता है। तो चुनाव का ऐसा भी फायदा हो रहा है और हमारे लोगों ने फायदा उठाया और शासक वर्ग ने हमारे लोगों के वोटों को खरीदने का फायदा उठाया। ये सारा हमारे देश में होता है। दुनिया के किसी देश में वोट बेचने का और वोट खरीदने का काम है। ये सारा खेल ब्राह्मण लोगों के द्वारा किया गया है। तो ये सारा बदला जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और ये परिवर्तन करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है संगठित शक्ति का निर्माण करना। सब कुछ बदला जा सकता है संगठित शक्ति का निर्माण करना। संगठित शक्ति कैसे निर्माण होगी? भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। भौगोलिक नेटवर्किंग में क्या करना होगा? 15 लाख बूथ पर संगठन खड़ा करना होगा और बूथ में अभी सोशल नेटवर्किंग, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14 सामाजिक समूहों की 14 सामाजिक ग्रुप, एक भौगोलिक संगठन और एक बूथ में 1200 वोटर। 1200 वोटर में हम लोगों को 14 संगठन बनाना चाहिए। तो सोशल नेटवर्किंग होगा। एक बूथ में 14 संगठन, 1200 वोट में 14 संगठन। ऐसे अगर हमने 15 लाख बूथ में किया तो इस देश में इलेक्शन नहीं रेवोल्यूशन हो जाएगा। इलेक्शन नहीं रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं, कोई बंदूक गोली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो। कोई ऐसा मुझे कह नहीं सकता कि बहुत कठिन बात आपने कह दिया है। अपने आसपास आपको डिफिकल्टी आती है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में जाओ, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने एरिया में जाकर ऐसे यूनिट खड़ा करो और उनका ट्रेनिंग देने के लिए संगठन को लिखो। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं तो हमारे आदमी आएंगे दिन भर बोलेंगे, कुछ आदमी आएंगे 2 दिन बोलेंगे, कुछ आदमी आएंगे 3 दिन बोलेंगे, कुछ सिलेक्टेड आदमी आएंगे 5 दिन बोलेंगे। तो आपके दिमाग में इतनी जानकारी भर जाएगी, इतनी जानकारी भर जाएगी, इतनी जानकारी भर जाएगी, क्या बोलेगा आपने बहुत हो गया, अभी मैं इसका उपयोग करता। एक जानकारी होनी चाहिए और बाद में उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। कुछ चलता चाकू छुरी बंदूक गोली तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं। कितना आसान, ये करो। डिफिकल्टी आती है टेलीफोन करो, पूछो, ये डिफिकल्टी आ गई, कोई डिफिकल्टी नहीं है।
जो बात हम कह रहे लोगों को जाके कहो, लोग क्या बोलेंगे, भाई इतना लेट क्यों कर दिया हमारे पास आने को। ध्यान रखो भाई जो बोल रहे, अगर आप लोगों के पास जाओगे ना, लोग क्या भाई इतना लेट क्यों कर दिया। अमन निशान का सोशल मीडिया में बहुत साल से सुन रहा हूं, तो कोई ना कोई आदमी आएगा आएगा आएगा, बड़ा वेट कर रहे, तुमने इतना लेट क्यों किया। काल्पनिक बात नहीं बोल रहा, मैं फ्लाइट से जाता हूं उधर भी मिलते, बस में जाता उधर भी मिलते, रेल में जाता उधर भी मिलते, तो सारे जगह ये हमारी बात सोशल मीडिया की वजह से फैल गई है। केवल आपको जाने भर की देर है, मीटिंग करने की जरूरत है और लोगों को जिम्मेदारी देने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करोगे 15 लाख बूथ पर संगठन खड़ा हो जाएगा और इसके आधार पर इलेक्शन नहीं रेवोल्यूशन ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप लोग काम करोगे, निश्चित रूप से ऐसा करने से हम लोग सफल हो सकते हैं। ऐसा आप करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।